हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, अभिनंदन वापस इस आईपीसी के नए एपिसोड के अंदर। अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि आज अगले 1 घंटे के अंदर हमें थोड़ा सा स्पीड से भी चलना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करना है किसी भी कीमत पर। ओके, चलिए तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड हमारा कल बन चुका था। बेसिकली बात कर रहा हूं मैं पनिशमेंट की, इंडियन पिनल कोड के अंदर। अब हमारे रामायण के राम जी का एक टाइटल मैंने उठाया था, भय बिन हो न प्रीत समुद्र वाला जो सीन था, उसको देख के हमने ये तो तय कर लिया है कि बिना सजा के कोई भी अपराधी, विदाउट एनी पनिशमेंट, नो ऑफेंडर, भयभीत हो ही नहीं सकता। डर लगेगा ही नहीं उसको, वो तो फिर से अपराध करने आ जाएगा। तो उसी चीज के बारे में हमारा इंडियन पिनल कोड ने सजा के प्रोविजन कर रखे हैं। लेकिन इन सजाओं के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब देखो, ये जो इंडियन पिनल कोड है, कहने को तो 1 से लगाकर 511 सेक्शन तक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिकली सोचो, क्या 1 से लगाकर आपके मान लो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो गए 52A तक, फर्स्ट भी और सेकंड दोनों को साथ में ले रहा हूं, क्या कोई पनिशमेंट है? नहीं है। पनिशमेंट मतलब वहां पर एग्जैक्टली सजा दे रखी हो। 53 से लेकर 75 तक आपका जो थर्ड पार्ट है, इसमें पनिशमेंट के लिए क्या नियम फॉलो करने, क्या प्रोविजन होंगे, वो तो दे रखा है। लेकिन एग्जैक्टली कहीं सजा दे रखी क्या, इस केस में इतनी सजा हो जाएगी? हाँ सर, कहाँ दे रही? एक जगह दे रखी है, कहाँ दे रखी है बताओ? एनहांस पनिशमेंट में दे रखी है सर। अरे वो मेन सजा नहीं है, सब्सटेंटिव जो सेंटेंस है वो तो जहां पर ऑफेंस को परिभाषित कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, या तो उसी सेक्शन में या उसके अगले सेक्शन में दे रखा होता है। जैसे कि ग्रीवियस हर्ट, गौर उपत्ति 320 में डिफाइन करेगी, सजा मिलेगी आपको 325 में, बेसिक वाली बात को लेकर। फिर वो ग्रीवियस हर्ट के साथ अलग अलग जैसे जैसे कोई नई नई एलिमेंट, नई नई चीजें जुड़ती जाएगी, उसके लिए नई सजा का प्रावधान भी वहां पर मिलेगा आपको। लेकिन बेसिकली यहां पर भी एग्जैक्ट में मैनर में पूछा जाए तो कोई सेंटेंस नहीं दे रखी है। 4 की बात करें, जनरल डिफेंस जो है 76 से लेकर 106 तक, क्या कोई सजा दे रखी है? नहीं, यहां पर भी कोई सजा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जहां से हमारा अबेटमेंट का पोर्शन स्टार्ट होता है, अबेटमेंट का जो पोर्शन स्टार्ट होता है, क्या वहां पर पनिशमेंट है? वहां पर पनिशमेंट तो है, वहां पर पनिशमेंट तो है, लेकिन वो कहीं न कहीं पनिशमेंट डिपेंड करती है दूसरी चीजों पे। दूसरी चीजें मतलब जो वाकई में ऑफेंस है। अगर अबेटमेंट ऑफेंस का हो ही नहीं, अपराध का आप दुष्प्रेरण कर ही नहीं रहे हो, तो कोई सजा मिलेगी क्या? कोई सजा नहीं मिलनी है। इसीलिए अबेटमेंट का जो पार्ट है उसको स्टार लगाया जा सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है ऑफेंस पर। उसके अलावा एक और चीज, अच्छा, डिपेंड करने का मतलब ये मत समझ लेना कि ऑफेंस होगा तो ही अबेटमेंट में सजा मिलेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफेंस होना नहीं होना डजेंट मैटर। आपने ऑफेंस को अबेट करने का अटेम्प्ट भी किया है तो भी वो अपने आप में क्या हो जाएगा? पनिशेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 121 से बीच में कॉन्स्पिरेसी आएगी। कॉन्स्पिरेसी तो है ही अपने आप में। मेनली 121 से लगाकर जो हमारा पोर्शन जाता है 511 तक, जिसमें अटेम्प्ट को भी शामिल कर रहा हूं मैं, वहां पर पनिशमेंट मिलती है, सजा वहां पर मिलती है। यानी कि जो ये प्रावधान अभी आप पढ़ने जा रहे हो 53 से लेकर 75 तक, ये कुछ चुनिंदा सेक्शंस आपके आईपीसी के मेजर पोर्शन को क्या करने वाले हैं? कंट्रोल करने वाले हैं। मेजर पोर्शन को कंट्रोल करने वाले हैं। लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई है, कितनी सजा काटनी पड़ेगी उसको कैसे तय करोगे? क्या वो यहां पर मिलेगा? दो बातें, आधा पॉइंट यहां मिलेगा और आधा पॉइंट सीआरपीसी के साथ इंटरप्रीट करते हुए हमें समझना पड़ेगा। दूसरी चीज जो इसके अंदर है, कुछ ऑफेंस के लिए सजा कम है, कुछ ऑफेंस के लिए सजा ज्यादा है, कुछ ऑफेंस के लिए मिक्स वाली सजा है। तो जब कानून बनाने वाले थे, ऑब्जर्व करना, मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूं कि आईपीसी बनाने वालों के माइंड में क्या मतलब इस तरह की खलीबली मची हुई थी कि कहीं पर कम सजा, कहीं पर, ये कैसे तय किया उन्होंने? क्या रहा था बेसिस उनका पनिशमेंट को डिसाइड करने के पीछे? तो बेसिस कुछ नहीं है। उस समय जो चीज प्रिवेल कर रही थी, जो चीज ज्यादा संवेदनशील थी, उसको ज्यादा सजा के अंदर रख दिया, जो संवेदनशील कम थी उसको कम सजा में रख दिया। अभी आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करना, 2013 हो गया या 2018 का जो हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट हो रहा है क्रिमिनल लॉ का, उसमें आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, वो ये है कि कहीं न कहीं एग्जिस्टिंग ऑफेंस की पनिशमेंट को बढ़ा दिया है हमने। पनिशमेंट को बढ़ा दिया। रेप वाला था,
उसको नो डाउट हमने पीड़िता की आयु के आधार पर, विक्टिम की एज के आधार पर 16 साल, 12 साल, 12 इयर्स का क्राइटेरिया तो सेट किया है, वो तो ठीक है, लेकिन पनिशमेंट को भी हमने क्या कर दिया, सीवियर कर दिया उसको, और गंभीर बना दिया, ज्यादा दे दिया। तो मेन सजा का जो मापदंड तय किया जाता है, लॉ बनाने वाले जिसको तय करते हैं ना, वो उस समय देखते हैं कि उस परिस्थिति के अंदर उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, संवेदनशीलता कितनी है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग वो तय करता है कि इसकी कितनी सजा होगी। सपोज करो अगर एसिड अटैक का मामला या साइबर क्राइम वाले मामले वाकई में जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाए, जरूरत से ज्यादा ही बढ़ने लग जाए, लोग परेशान हो गए हैं, अपोजिशन कर रहा है कि सरकार हमारी डेटा सिक्योरिटी नहीं कर पा रही, ये वो वगैरह जो भी है, तो फिर क्या होगा, इस तरह के ऑफेंस के लिए गंभीर सजा आ जाएगी, सीरियस ऑफेंस आ जाएगा। एक आपको और एग्जांपल देता हूं, एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट जो है, वहां पर आप देखना उस एक्ट के अंदर क्या है, उस एक्ट में कॉमर्शियल क्वांटिटी आते ही बंदे की लाइफ खराब है। अगर आपने किसी भी नार्कोटिक ड्रग्स की कॉमर्शियल क्वांटिटी को बली, जैसे अफीम डोडा, ये बड़ा कॉमन है, लोग तो अफीम डोडे की खेती वगैरह भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर नॉर्मल क्वांटिटी की बजाय कॉमर्शियल क्वांटिटी का फिगर आ गया, है कितना, ज्यादा नहीं है, 3-4 किलो का बात आ रही है यहाँ पर, फिगर आ गया, फिर भैया आप गए। अच्छा, वो ऑफेंस भी अपने आप में इस तरीके का है कि वहां पर पहले आपको अपराधी माना जाता है, अलग टाइप का, आपको साबित करना पड़ेगा आपका बेगुनाह हो, जबकि नॉर्मली होता है कि आपको बेगुनाह माना जाता है, आपको सामने वाले को साबित करना पड़ता है कि ये अपराधी है। तो परिस्थिति अनुसार लगा कि भाई नार्कोटिक ड्रग्स जो है वो वाकई में देश के युवा को खराब कर सकता है, एक तरीके से ये अपने लिए, सोसाइटी की हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, सीरियसनेस के अंदर डाल दिया, तो इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमने कल बात पढ़ी थी कि हमने ऑफेंस को एक तरीके से 3 कैटेगरी के अंदर विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर रखा है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी, कहां दे रखा है, 53 के अंदर। पहली आपके आ जाएगी डेथ सेंटेंस, दूसरी होती है इंप्रिजनमेंट, और तीसरी होगी आपके फाइन, जुर्माना। इंप्रिजनमेंट को वापस हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होगा आपके लाइफ इंप्रिजनमेंट, और दूसरा कौन सा होगा, अदर इंप्रिजनमेंट, जो हो सकता है आरआई हो, ऐसा ही हो, सिंपल इंप्रिजनमेंट हो, यानी कि अदर कैटेगरी के अंदर आए। तो सर ये कैसी होती है एलआई, इसका भी तो कोई डिस्क्रिप्शन होगा। अगर इसको थोड़ा सा स्पष्ट लिखा जाए ना, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपके बेसिकली कैटेगरी कुछ इस तरीके से बनेगी, अदर, और जो अदर है वो या तो रीग्रेस यानी कि कठोर दंडादेश के साथ, मतलब आपको वहां पर श्रम भी करना पड़ेगा विथ लेबर, और विदाउट लेबर जिसको कहा जाता है सादा कारावास यानी कि सिंपल इंप्रिजनमेंट। लेकिन इसका क्या कैटेगरी है, ये जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है ये कैसी होती है, अपने मस्तिष्क में ध्यान रखना। बेसिकली वर्ड तो है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एलआई हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बना दिया है। मेन मुख्य शब्द क्या है जो आपको कानून में मिलेगा, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, ऑब्वियसली बात है। और आजीवन कारावास जो है वो आपके इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हमेशा रीग्रेस होती है, सिंपल नहीं होती है। एग्जाम का पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, लाइफ इंप्रिजनमेंट, जो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो हमेशा कैसी होती है, रीग्रेस, मतलब आपको खाली बैठने का पैसा नहीं मिलेगा, वहां पर आपको कुछ न कुछ काम करना, पैसा इन द सेंस खाना पीना वगैरह, काम करना पड़ेगा वहां पर आपको, विथ लेबर आपको ये चीज ग्रांट की जाती है। क्या बोला जाता है इसको, तो एलआई हमेशा रीग्रेस होती है। लेकिन जो अदर इंप्रिजनमेंट है वो उनके केस में डिपेंड करता है। आपको पूरी आईपीसी में ये लाइन कहीं नहीं मिलेगी कि इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, वेदर रीग्रेस और सिंपल, कि आजीवन कारावास की सजा कैसी भी हो सकती है, सश्रम या साधारण, ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है ये अपने आप में रीग्रेस होती है। हाँ, शुरुआती स्टेज में इसको इंटरप्रेट करने में दिक्कत आई थी कि भाई इंप्रिजनमेंट लाइफ के बारे में आईपीसी ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि कैसी होगी, तो उसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे। तो ये बात तय कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई इसके अंदर जो सजा होगी वो कैसी होगी, रीग्रेस होगी, सश्रम होगी, विथ लेबर होगी, साधारण नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये कैटेगरी यहां पर डिवाइड हो पाई। एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये सबसे खतरनाक है, सीरियस वाला। उसके बाद सेकंड नंबर पे है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फिर तीसरा है रीग्रेस इंप्रिजनमेंट, चौथा है सिंपल इंप्रिजनमेंट, और पांचवा है एफआई। अच्छा, एक नई बात और सुनो, ये जो पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ वाला अपराध था ना, कहीं न कहीं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ वाले अपराध को भी सब्स्टिट्यूट किया है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ ने, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ ने उसको सब्स्टिट्यूट किया है। एक अपराध और आता है, एक अपराध और कौन सा आता है, जैसे देखिए
इस इमेज में आप यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप देख सकेंगे कि डेथ सेंटेंस ये तो चलो आ गया, फांसी पे लटकाना, जेल में डालना, ओके फाइन आ गया। एक चौथी कैटेगरी और बन रही है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति को क्या करना, संप्रत कर लेना, अधिकृत कर लेना। अब ये जो चीज है ना, ये आपको हर जगह मिलेगी नहीं, हर जगह नहीं मिलने वाली है। आपको क्या करना है, शब्द सर्च करना है, एक वर्ड सर्च करना, 4 फीट सर्च कर लेना, रेलिंग की सर्च कर लेना, तो वहां पर आपको कुछ 3 या 4 सेक्शन मिलेंगे जहां पर ये चीज आनी है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 का सेक्शन 126 और 127 पढ़ोगे तो वहां पर आपको इसका जिक्र मिलेगा कि 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी का क्या सीन है। आइए जरा क्यों ना उसको प्रैक्टिकली समझ ही लें। सेक्शन 126 126 रेंज कौन सी है, स्टेट के खिलाफ होने वाले अपराध 121 से लेकर 130 तक। अब इनके अंदर सामान्य तो अपराध क्या होते हैं, सिडिशन है, वॉर इंगेज करना है, या फिर आप राज्य के किसी मैत्री संबंध कंट्री से फ्रेंडली रिलेशन है जिस कंट्री के साथ में, उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा करते हो, वो सारे पॉइंट यहां पर आएंगे, स्टेट के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंस। सेक्शन 126 पे आ जाइए। 126 में देखना है हमें कि बेसिकली इसमें क्या 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी जैसी सजा दे रखी है, नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कमिटिंग डेप्रिडेशन ऑन टेरिटरी ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, डेप्रिडेशन मतलब लूटपाट एक तरीके से। ऑब्वियसली बात है, रॉबरी जैसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ पर, रॉबरी जैसा ही। रॉबरी क्या था, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो यहां पर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो एवर कमिट्स डेप्रिडेशन और मेक्स प्रिपरेशन, अंडरलाइन कर लो प्रिपरेशन को भी। आपको याद हो तो हमने जब बेसिक एलिमेंट ऑफ क्राइम समझे थे तो मैंने कहा था कुछ ऑफेंस आपको मिलेंगे जो प्रिपरेशन को भी क्या कर रहे हैं, पनिशेबल करते हैं। जैसे कि सेक्शन 399 प्रिपरेशन फॉर रॉबरी डैकोटी पनिशेबल है। 126 यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो कमिट करे और मेक्स प्रिपरेशन, जो कोई भी वाकई में ऐसा करे या फिर क्या करे, इस तरह की तैयारी करे, टू कमिट डेप्रिडेशन ऑन द टेरिटरी ऑफ एनी पावर अलायंस और एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी पनिश्ड विद, अब अटेंशन पूरा होना चाहिए, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट। देखो इम्प्रिजनमेंट लिखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ लिखता तो डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं थी। डिस्क्रिप्शन मतलब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सिंपल होगा या रिग्रेस होगा, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हमेशा कैसा होता है, रिग्रेस होगा। तो यहां पर क्या चीज दे रखी है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब दोनों में से कोई भी, या तो सादा या सश्रम, आइदर सिंपल और रिग्रेस, 7 साल तक का हो सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, जुर्माना लगेगा, एंड टू forfeiture of any property used or intended to be used in committing such deprivation। और इस लूटपाट के लिए आपने जो कोई भी संपत्ति ली है उसका क्या किया जा सकता है, संपहरण किया जा सकता है। अब यहां पर देखना, यहां पर कोई व्यक्ति अगर 126 का अपराधी माना जाता है, 126 के ऑफेंस का अपराधी माना जाएगा, तो उसको 1, 2, 3 सजा मिलेगी। पहली सजा इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगा, दूसरी सजा जुर्माना भी लगेगा, तीसरी सजा अगर उसने कोई प्रॉपर्टी इस तरीके से ये काम करने के लिए इस्तेमाल की है तो उस प्रॉपर्टी को जब्त भी किया जा सकता है। आप ठीक इसका मतलब ये समझ लीजिए, 4 गुंडे आते हैं जिप के अंदर, ओपन जिप के अंदर बैठकर, और एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हैं और उसका सामान लूट लेते हैं। तो अब वो गुंडे आए, गुंडों को जेल में डाला जा सकता है, कारावास की सजा दी जा सकती है, पहला पॉइंट। उन पे कोई जुर्माना लगाया जा सकता है, दूसरा पॉइंट। और जिस संपत्ति का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो ओपन जिप, उसको क्या किया जा सकता है, फोरफिट किया जा सकता है। एनडीपीएस एक्ट में तो ये सजा कॉमन है, वहां पर तो फोरफिट करता ही करता है। जो गाड़ी नार्कोटिक ड्रग्स को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको तो बकायदा लेके अंदर रख देते हैं, संप्रहित कर देते हैं, फोरफिट कहना कहते हैं इसको। या फिर 127 क्या है, रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डेप्रिडेशन। जिस तरीके से चोरी का जब अपराध होता है तो चोरी करना 378 में आ रहा है, ओके, लेकिन चोरी का संपत्ति रिसीव करना, चाहे वो चोरी हो, रॉबरी हो, एक्सटोर्शन हो, डेकोटी हो, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो, या फिर आपके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग से प्राप्त संपत्ति क्यों ना हो,
उसको कोई भी व्यक्ति रिसीव करेगा तो वो भी अपने आप में अपराध है। रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, हिंट बता रहा हूं, इस यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी को स्टॉलन प्रॉपर्टी कहा गया है? जो चैप्टर 17 के अंदर इस सेक्शन से पहले आने वाले अपराधों से प्राप्त हुई है। वापस सुन लो, सेक्शन 410 ये हमें चैप्टर 17 के अंदर मिलेगा। अपराध कौन सा है? रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, चुराई की संपत्ति प्राप्त करना। एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट बनता है इसके अंदर से कि इसके अंदर स्टॉलन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, चैप्टर 17 स्टार्ट कहां से होता है? चैप्टर 17 स्टार्ट होता है 378 से। तो 378 से लगाकर कहां तक? 410 तक। 410 से पहले यानी कि 409 तक जो भी ऑफेंस है उनसे प्राप्त संपत्ति को स्टॉलन प्रॉपर्टी, चुराई की संपत्ति कहा जाएगा। सीधा सा लॉजिक याद रख लेना। ओके, मतलब चीटिंग द्वारा प्राप्त संपत्ति स्टॉलन प्रॉपर्टी नहीं है। मिस्चिफ, रिष्टी द्वारा कुछ प्रॉपर्टी आप अर्जित कर रहे हो, स्टॉलन प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी? सिर्फ ये वाली। और इसमें कौन कौन से अपराध आते हैं हमारे? एक तो आता है चोरी, एक आपके उद्यापन एक्सटॉर्शन, एक आपके आएगा इसके अंदर रॉबरी या डेकोटिंग, फिर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन आपराधिक दुर्विनियोग, फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपराधिक न्यासभंग। ये वाले अपराध आएंगे इसके अंदर, ये वाले मेन ऑफेंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो ये बेसिक सी कुछ कॉन्सेप्ट है ना, इनको थोड़ा साथ साथ में क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि हमारे द्वारा एग्जाम में ये गलती हमसे जाने अनजाने में हो जाती है कि यार स्टॉलन प्रॉपर्टी में से मतलब प्रॉपर्टी वाले सारे अपराध करना है क्या? सारे अपराध नहीं करने। तो उसी तरीके से आपका सेक्शन 127 भी है 127, वो कह रहा है कि अगर आपने कोई युद्ध वगैरह करवा दिया या कोई लूटपाट कर दी, डेप्रिडेशन कर दी, लूटपाट कर दी, तो उससे जो भी संपत्ति प्राप्त हो रही है, जो भी संपत्ति है उसके अंदर, उसको अगर आप कोई भी व्यक्ति रिसीव करता है तो 127 का अपराध करेगा। और ऐसे केस के अंदर भी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की सजा दी जा सकती है। वहां पर उस संपत्ति को भी क्या किया जा सकता है? जब्त किया जा सकता है, अपने पास लिया जा सकता है। तो आपको सर्च करना है आईपीसी के अंदर, इस तरह के 2 सेक्शन आपको और मिलेंगे। आपका होमवर्क रहेगा स्पेसिफिकली, जैसा कि मैंने आपको 126 और 127 बताया है, वैसे कि वैसे आपको 2 सेक्शन स्पेसिफिकली और मिलने वाले हैं। अच्छा, ये जो फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत आसान है। आसान इसलिए नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हमारे सीआरपीसी के अंदर बहुत अच्छे से समझना जो ये बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये पॉइंट मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपने कभी शायद हो सकता है ऑब्जर्व नहीं किया हो। किया है तो बहुत अच्छी बात है, कंफर्म कर लो, और नहीं किया है तो अच्छे से सुनना है इस पॉइंट को। ये जो शब्द है ना, प्रॉपर्टी, संपत्ति, अब कोई मान लो एक मैं गाड़ी बना लेता हूं, गाड़ी अच्छी नहीं भी बने तो हमें कौन सा उसकी सवारी करनी है, ठीक है? ये उसका पहला पहिया, ये दूसरा और तीसरा और चौथा आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है? ये हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, ये उसका स्टीयरिंग है, ठीक है? और इनके पीछे जो है इस तरीके से क्या बना हुआ है, वो जो कैबिन है वहां पर भी कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं और उनके पास क्या है, उनके पास ड्रग्स है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? सर ड्राइंग ही तो बनाई है, क्या समझे? चलो कोई बात नहीं, ड्राइंग तो समझ में आई है ना। अब सुनो आगे। अब सपोज करो कि ये व्यक्ति पकड़ा जाता है, ये रोड पे इस तरह से चल रहा था, इसको पकड़ा जाता है और पुलिस इसमें से जितने भी ड्रग्स थे उनको फोरफिट कर लेती है, उनको अपने कस्टडी के अंदर अपनी अभिरक्षा में ले लेती है। अब अधिनियम हमारा ये कहता है कि भाई अगर ऐसा कुछ हो जाए तो पूरी की पूरी, देखो जो भी उनका सामान है, ये जिप है, ये भी क्या की जाएगी? कस्टडी में ली जाएगी, क्योंकि इसका उपयोग किया जा रहा था इस तरह के अपराध को कमिट करने के लिए, ठीक है? अब ये जो आपने अपराध कमिट किया है तो उसके तहत मैं बात कर रहा हूं जिप की, समझना। इस जिप को जो आपने क्या कर लिया है, फोरफिट कर लिया है, इसका क्या होगा? मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है जो कि इसका फ्रेंड है, इसने कहा कि यार मैंने तो अपनी जिप, ये जिप मेरे नाम की है। उसने कहा कि ये जो जिप है, ये जो गाड़ी है, ये मेरे नाम की है। इसने कहा कि भाई मदर को है जो हॉस्पिटल, शहर के हॉस्पिटल में दिखाने जाना है, इसलिए मैंने उसको दी थी, इसलिए मुझे मेरी जिप अब वापस दी जाए, ये उसका कहना है। अपराध किया तो उसने किया, लेकिन ध्यान रखना कानून के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाकई में इसकी प्रक्रिया पर संदेहपूर्ण दाग भी लगाती हैं और शायद जरूरी भी है कहीं न कहीं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर
कि ये जो गाड़ी गवर्नमेंट ने या पुलिस ने ली है, उसको कौन सी बात कह सकते हो आप? उसको कह सकते हो पुलिस के द्वारा फोरफिट करना। समझना, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहां पर। तो ये तो पुलिस ने क्या कर दी, अपने कब्जे में ले ली इस गाड़ी को। किसको? इस जीप को। ओके, ये तो पुलिस ने किया फोरफिट, पुलिस ने इस गाड़ी को फोरफिट कर लिया। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन, एक हमारे पास सीआरपीसी के अंदर एक पॉइंट आता है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का व्यवन। ये आएगा आपके, जो आपका बेल वाला चैप्टर है, बेल वाला चैप्टर कौन सा था? 436, 436 से लगाकर 450 तक है, उसका अगला पार्ट, यानी कि 451 से लगाकर संपत्ति का व्यवन, संपत्ति का व्यवन 451 से लगाकर 459 तक। अब बात दरअसल ये है कि सीआरपीसी के अंदर भी यहां पर ये जो पार्ट है ना, ये डील करता है फोरफिटेड प्रॉपर्टी, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राप्त की गई प्रॉपर्टी, या ट्रायल के दौरान प्राप्त की गई प्रॉपर्टी को किस तरीके से आगे फोरफिट कर, मतलब आगे उसको डिस्पोज करना है, उसके बारे में बात करता है। और ये भी यहां पर क्या हो रहा है? फोरफिट हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है, सुनना अच्छे से और अपने मन में एक सही आंसर देना ऑनेस्टी के साथ में। ये अपराध करते समय जो गाड़ी जब्त की गई है पुलिस के द्वारा, फोरफिट की गई है, क्या ये चीज को हम यहां पर सेक्शन 53 का फोरफिचर कह सकते हैं क्या? संप्रहरण, क्या उसको मैं यहां पर सेक्शन 53 आईपीसी का, ध्यान से सुन लीजिए वापस सवाल, अपराध करते समय जिस भी किसी भी गाड़ी वगैरह को इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, तब उसकी गाड़ी जो है अपने कब्जे में ले ली, फोरफिट कर ली, पहली बात। दूसरी बात, फोरफिटेड की गई चीजों को क्या किया जाता है? फाइनली डिस्पोज किया जाता है, फाइनली उसका व्यवन किया जाता है। मान लो कि उन्होंने 10 कट्टे चावल की बोरी पकड़ी, चावल की बोरी के अंदर, हर बोरी के अंदर है जो आधा आधा किलो क्या रखा हुआ था? नारकोटिक ड्रग्स रखा हुआ था। अब वो चावल की जो बोरी, वो पेरिसेबल है, खराब हो जाएगी कुछ टाइम बाद में अगर आपने उसको डिस्पोज नहीं किया तो ये शीघ्र क्षयशील जो चीजें हैं, जो आपके ये पेरिसेबल आइटम है, इनको सेल करना पड़ेगा, विक्रय करना पड़ेगा, या किसी न किसी की कस्टडी में रखने का कोर्ट ऑर्डर करेगा। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना, इसको बोला जाता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। या वाकई में इसका कोई हकदार है तो उसको देना, जो क्लेमेंट है उसको हैंडओवर कर देना। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो फोरफिट किया जा रहा है, जिसको यहां पर डिस्पोज कर रहा है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि ये जो पोर्शन है आपका 451 से लगाकर 459 तक, 451 से 459 तक का, इसमें बेसिकली हम डिस्पोज उसी प्रॉपर्टी को कर रहे हैं जो हमने इन्वेस्टिगेशन, जो हमने इंक्वायरी, जो हमने ट्रायल के दौरान प्राप्त की है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो संपत्ति कोर्ट प्राप्त करता है इन 3 तरह के स्टेज के अंदर, चाहे पुलिस के थ्रू करे, चाहे सेपरेट कोई इंक्वायरी का ऑर्डर थे उसके तहत हो, या ट्रायल के दौरान कोई एक्यूज वगैरह इस तरह की चीजें कोई एज एविडेंस पेश करे, कोई वो, तो उस समय जो चीजें इकट्ठी करते हो उसी को कैसे डिस्पोज करना है, उसके बारे में 451, 459 कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल तो ये है कि ये जो धारा 53 है, सेक्शन 53 है, इसके अंदर एक सजा दी जा रही है फोरफिचर की। ये वाली चीज और ये वाली चीज पुलिस के द्वारा की गई, क्या ये दोनों चीजें सेम है? यस और नो। क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? यस और नो। ये आपको करना है फाइंड आउट, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लैट के बच्चों का एग्जाम होता है, इसमें एक पेपर आता है लीगल रीजनिंग, माइंड एप्लीकेशन करो, सोचो इसके अंदर क्या आ जाएगा। तो आपके लिए भी लीगल रीजनिंग का पार्ट, सोचिए जरा, बताइए कि इसमें क्या होगा। पुलिस ने ये जो गाड़ी जब्त की है और फिर उसको हम 451 से 459, साथ साथ में ये रेंज भी याद कर लेना, चैप्टर 34 की रेंज को भी याद कर लो, 451 से 459। और इसके बाद में इरेगुलरिटी स्टार्ट होती है चैप्टर 35, 460 से लेकर 466, 466 तक। उसके बाद में लिमिटेशन 467 से लगाकर 473, और फिर मिस्केलिनियस पास 474 से 484। तो ये वाली गाड़ियां जो पकड़ेगा उसको डिस्पोज करेगा यहाँ पे, वो तो ठीक है, लेकिन ये चीज और आपके सेक्शन 53 आईपीसी के अंदर जो फोरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी दे रखा है, क्या वो दोनों सेम है? ध्यान रखना, सेम नहीं है, समान नहीं है।
इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना कैसा नहीं है सर? यहाँ पर भी प्रॉपर्टी फोरफिट की जा रही है और वहां पर भी प्रॉपर्टी फोरफिट हो रही है, तो लेना देना कैसे नहीं है? लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो किया जा रहा है ना, ये जो पार्ट किया जा रहा है, ये वाली जो फोरफिचर है, ये एक्चुअल में बिफोर जजमेंट है। बिफोर जजमेंट है, निर्णय से पहले कोई इनके आधार पर कोर्ट निर्णय दे रहा है, लेकिन यहां तो ये तो निर्णय का हिस्सा है। ये तो क्या है? निर्णय है। इसके अंदर अभी तक फोरफिट हुआ नहीं है। कोर्ट आदेश देगा, जाओ उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके ले आ जाओ, उसकी प्रॉपर्टी को फोरफिट कर लो। कोर्ट आदेश दे रहा है। कोर्ट के द्वारा आदेश देना, जजमेंट सुनाना अलग एस्पेक्ट हो जाता है, नंबर 1। और दूसरा, ये जो पुलिस वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन में चीजों को प्राप्त करती है, फोरफिट करती है, ये अलग चीज हो जाती है। कोई कनेक्शन नहीं है इसका उससे। इट जस्ट लाइक किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे बंदे को 4 दिन तक जबरदस्ती कैद में रखा, ऑफेंस कमिट किया है, कैद में रखा है वगैरह, ठीक है। और दूसरा जो चीज है, कोर्ट ने सजा सुना दी, उसके बाद वो व्यक्ति जेल के अंदर रह रहा है। मान लो पुलिस ने व्यक्ति को 7 दिन तक जबरदस्ती जेल में रख दिया, पूछताछ के लिए, इंटरोगेशन के लिए। अपराध हुआ क्या? अपराध नहीं है। लेकिन अगर अपराध होता, उसके बाद में कोर्ट ने सेंटेंस, सजा ऐसी सुनाई है, तो एक सजा है, दूसरी बेसिक बात है कि अपराध के टाइम या अपराध होने से पहले वाली चीज है। तो अंतर है दोनों के अंदर। हालांकि ये बड़ी कॉमन सी चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे तो पता चल जाएगा कि एक फोरफिचर सेंटेंस है और एक जो फोरफिचर है वो नॉर्मल गाड़ियों को जब्त करने वाली बात है। बट थोड़ा सा क्या लॉजिक रखना जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि 451 459 से डील होगा, लेकिन ये चीज अलग है। ये चीज अपने आप में अलग है। ये तो जजमेंट सुनाया है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि भाई जाओ पकड़ के लाओ, उसकी संपत्ति को लेके आओ, ऑर्डर सुनाया गया है। क्लियर है? तो ये छोटा सा पॉइंट जरा जरूर ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कल मैंने आपको जो बेसिकली जो बातें बता रखी थी, उसमें मैंने आपको कुछ जो और भी कहा था। मैंने कहा आपको फाइन अगर आपने पे नहीं किया है तो आपको इम्प्रिजनमेंट, कारावास की सजा दी जा सकती है आईपीसी के अंदर। एग्जाम्पल भी लिया था हमने 1000 रुपए का। उस तरीके से जितना फाइन पेंडिंग रहेगा उतने प्रपोर्शन में आपकी सजा कारावास का है जो बढ़ सकती है, अतिरिक्त सजा मिलती है। एडिशनल इम्प्रिजनमेंट है वो, एडिशनल इम्प्रिजनमेंट है। मतलब 10 साल की सजा दी गई और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया, और 1 लाख का जुर्माना नहीं पे कर रहे हो तो आपको 1 साल की सजा मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 के अंदर ही 1 साल शामिल है, नहीं। 10 + 1 11 साल का टोटल आपको वहां पर सजा मिलने वाला है। इस तरीके से हमें क्या करना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है। नाउ एक और बात, अगर मान लो कोई भी कारावास की सजा सुनाई, इम्प्रिजनमेंट सुनाया, तो ये इम्प्रिजनमेंट है, ये जो कारावास है कब से शुरू होगा? कब से शुरू हुआ? ये इंटरव्यू का सवाल है। कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट का जो ऑर्डर दिया कब से शुरू होगा? जिस तारीख को सेंटेंस पास की है ना, जिस तारीख को सजा सुनाई है ना, उसी तारीख से लागू हो जाएगा, डेट ऑफ जजमेंट से। मतलब आपने सेंटेंस दे दी, डन, वहां पे क्या आ जाएगा? अच्छा, डेट ऑफ जजमेंट का मतलब गिल्टी साबित करना नहीं। गिल्टी साबित करने के बाद सेंटेंस की हियरिंग कंक्लूड करना, सेंटेंस, सजा की सुनवाई करना, उसमें जो आप तय करते हो वो तारीख की बात की जा रही है। तो उस तारीख से क्या हो जाता है, मतलब डेट ऑफ पासिंग सेंटेंस, इस तारीख से डेट ऑफ पासिंग सेंटेंस, सजा सुनाए जाने की तारीख, उस तारीख से आपकी सजा, आपका जो है कारावास, वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो 2-3 बातें हमने सीखी। पहली बात कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो हमेशा कैसा रहता है, आपके रिग्रेस रहेगा। दूसरी बात, फाइन अगर पे नहीं करोगे तो आपको एडिशनल जुर्माना पे करना, एडिशनल कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। और एडिशनल कारावास की सजा काटने का मतलब भी ये नहीं है कि आपकी मेन जुर्माने की सजा माफ कर दी जाए, वो भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और तीसरी बात कब से शुरू होती है, ये वाला पॉइंट आपके सामने आएगा। आइए जरा अब कुछ बेसिक प्रोविजन को पढ़ते हैं। इसमें आपको एक चीज ये मिलेगी, कंप्यूटेशन, लघुकरण करना। हालांकि कंप्यूटेशन का टॉपिक में यहां पर अभी थोड़ा सा पेंडिंग रखूंगा उसको। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक वर्ड आएगा, समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर्स के अंदर ऐसा कोई ऑफेंस जो सेंट्रल लॉ का उल्लंघन है। आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो सेंट्रल, केंद्र का जो कानून है उसके तहत ऑफेंस है,
तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने जो एक्ट किया है वो किसी स्टेट के लॉ के अंदर मेंशन किया गया अपराध है, तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार का मतलब होगा राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, इनके पास एक पावर है, एक शक्ति है। कैसी शक्ति है? सजा को कम करने की, लघुकरण करने का, कम्यूटेशन करने का। ठीक है। अब देखो, मैंने कल भी कहा था, आज वापस कह रहा हूं, जहां पर भी सजा को कम करने की बात आए तो आपके मस्तिष्क में हो सकता है कुछ प्रोविजन आएंगे। कौन कौन से प्रोविजन आएंगे? आपके मस्तिष्क में हो सकता है कि जो आर्टिकल 72 है या आर्टिकल 161 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसकी याद आए। किस बारे में बात कर रहा हूं मैं? मतलब सजा कम, सजा या तो कम या माफ। आपके मस्तिष्क में कौन कौन सी चीजें आएगी, जरा ऑब्जर्व करना। पहला तो आपके माइंड में ये आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 2 आर्टिकल, जहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या करते हैं? पार्डन देते हैं। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 जो आपके पास प्रोविजन रहेगा वो आएगा आपके माइंड में सीआरपीसी का सेक्शन 306 और 307, जिसको बेसिकली पढ़ा जाता है 308 के साथ में। इनका याद आएगा, क्योंकि यहां पर भी क्या होता है? यहां पर भी एक क्षमादान मिलता है, यहां पर भी एक पार्डन मिलेगा, और ये तो बेसिकली प्रोविजन है ही पार्डन का। ठीक है। और किसकी याद आएगी? और आपको याद आएगी इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 54 और 55 की। वहां पर भी कंप्यूटेशन की बात दे रखी है, और जिसको पढ़ा जाता है किसके साथ? रीड विथ सेक्शन 55A। और इसके अलावा एक और लास्ट जो चीज है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी के अंदर आप जाके देखोगे तो आपको 433, 433A और साथ में आप चाहो तो 432 भी जोड़ दो, इसकी भी याद आएगी। इसको पढ़ा जाता है 435 के साथ में। क्यों आएगी इनकी याद? क्या है ऐसा? एक बात मैं आपको बताता हूं। कहते हैं ना, मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था, वी ऑल हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ये देखा कि उन्होंने क्लास के दौरान, मैं आपको एक प्रीवियस बैच का एक्सपीरियंस बता रहा हूं और वो गलती आपको करनी नहीं है, उन्होंने पूरी क्लासेस बकायदा लिंकिंग मेथड से समझी। मैं बात कर रहा हूं 100 में से कुछ 4 या 5 ऐसे कैंडिडेट हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने पूरी क्लासेस लिंकिंग तरीके से समझी। उन्होंने ये समझ लिया कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन का लिंक होगा, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का लिंक हो सकता है, एक बेरेक्ट से दूसरे बेरेक्ट का लिंक हो सकता है। उन्होंने अच्छे से समझ लिया। लेकिन रिवीजन के टाइम में उनकी जब स्ट्रेटजी मुझे पता चली तो मैं सरप्राइज रहा। रिवीजन के टाइम में अपने सिलेबस को रिवाइज करते समय उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपना रखी थी, उन्होंने इस तरीके से प्लानिंग कर रखा था, 3 दिन में मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करूंगा, 3 दिन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करूंगा, 10 दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करूंगा, अगले 10 दिन के अंदर मैं इंडियन पिनल कोड करूंगा। तो मैंने उससे पूछा, उस कैंडिडेट से बकायदा बात हुई, मैंने कहा कि यार जब तुम यही करना था तो फिर लिंकिंग का फायदा क्या? कैसे लिंकिंग से कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अच्छी बात है, लेकिन अब उसको स्मार्टली अप्लाई तो करो। मतलब जब रिवीजन कर रहे हैं हम और हमें पता है कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं इसका लिंक वहां वहां जुड़ेगा, तो सिर्फ पता रखने से काम थोड़ा चलेगा, जाके उसको रिवाइज करो। जैसे कि आपके सामने वर्ड आएगा कम्यूट, लघुकरण करना। अब अगर कोई कैंडिडेट 54 और 55 को टिक करके आगे बढ़ जाता है तो वो एक साधारण कैंडिडेट है, एक साधारण अभ्यर्थी है, उसमें कोई स्मार्टनेस नहीं रही। फिर तो सर स्मार्टनेस किसको कहेंगे? स्मार्टनेस उस बंदे को कहेंगे जो एक कम्यूट वर्ड को सेटिस्फाइड करने के लिए 1, 2, 3, 4 इनको भी ओके करे। क्योंकि यहां पर भी हो क्या रहा है, यहां पर भी उनको माफ किया जा रहा है। एक तरीके से तो माफ किया जा रहा है, अभी सजा कम की जा रही है। यही तो होगा। मतलब जहां पर ये, मतलब इस फंडे को है ना अपने माइंड में सेट कर लो कि जो कोई भी चीज किसी भी मेरे टॉपिक से रिवीजन करते समय लिंक होती है, मुझे उन सारी चीजों को एक साथ समझना है। बहुत जरूरी है ये नहीं किया तो फिर स्मार्टनेस भूल जाओ, फिर तो वही ट्रेडिशनल पद्धति लो,
3 दिन कॉन्ट्रैक्ट के, 3 दिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, 10 दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगी। अरे क्या कर रहे हो भाई, काहे कर रहे हो ये सब चीजें, नहीं करना। अब देखो हो सकता है तो आपने जैसे लिंकिंग सीखा, तो कोई लिंकिंग का मतलब ये तो ना एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ 306 का लिंक्ड सेक्शन कौन सा है, कभी नहीं पूछे जाने वाले। हमने लिंकिंग को समझा है ताकि हम दो चीजों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें और रिवीजन स्मार्टली करें। आप यकीन मानिए, आप एक कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हो, जैसे यही सवाल सॉल्व आ गया कि पार्डन कहाँ पर दे रखी है, कोर्ट के द्वारा जो को एक्यूज को पार्डन दी जाती है कहाँ दे रखी है, आपको पता है आंसर 306, तो 306 को टिक करके आगे नहीं बढ़ना है। पार्डन शब्द है ना आपके सामने, पार्डन क्षमादान, आंखें बंद करो, सोचो यार ये शब्द मेरे सिलेबस में जितने भी बेयर एक्ट है कहाँ कहाँ मुझे मिल सकता है। सोचो वाइड, अपने माइंड को बियॉन्ड द क्लाउड्स लेके जाओ, वहां ऑब्जर्व करो कि ये वर्ड मैं अपने सिलेबस के अंदर, अपने पूरे सिलेबस के अंदर जब मैं रिवीजन कर रहा हूं ना, तो मेरे सारे बेयर एक्ट मेरी टेबल पर होने चाहिए या टेबल के पास में होने चाहिए। जब मर्जी होगी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कोई रिलेवेंट चीज मुझे याद आएगी सीआरपीसी के अंदर दे रखी है, तुरंत सीआरपीसी का बेयर एक्ट खोलूंगा और उसमें वो चीज को आइडेंटिफाई करूंगा कि यहां पर वो कहना क्या चाहता है। इसके चक्कर में हो सकता है एक सिंगल एमसीक्यू, एक सिंगल सवाल सॉल्व करने में आपको 2 घंटे लग जाए, बट यकीन मानना उस 2 घंटे के अंदर जो आप रिवीजन करोगे ना, वो कभी भी आप ये 3 दिन 10 दिन वाली स्ट्रेटजी में कर ही नहीं सकते। ये जो 3 दिन 10 दिन वाली स्ट्रेटजी हुआ करती, इसमें होता पता है क्या है, इसमें हालत हो जाती क्योंकि सांस भी कभी बहू वाले सीरियल जैसी। हम पहुंचेंगे 25 दिन बाद में, 25 या 30 दिन बाद में, सबसे पहले क्या लिया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर 30th डे, 30वें दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फिनिश हुआ, खत्म हुआ, सोचा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने क्या पढ़ा था। आपका माइंड कहेगा माफ कर दे भाई, 30 दिन पहले पढ़ा हुआ भी कैसे याद रखूं मैं, नहीं करना है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए ये वो टेक्निक्स अलग चलती हैं। लॉ का तो बेसिकली मेन कोर्स और रिवीजन हमेशा साथ में चलना चाहिए, मजा तभी आए। खैर, तो ये बात यहां पर इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि आपको कम्यूट की चीजें यहां पर भी मिलेगी, इनको भी आपको क्या करना है, साथ में कनेक्ट करना है। इतना ही नहीं, मैं तो आपको यहां तक सजेस्ट करूंगा, कुछ और चीजें भी हो सकती जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सीआरपीसी का सेक्शन 320, 320 क्या होता है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का प्रभाव क्या पड़ता है, वो व्यक्ति को फ्री कर देते हैं अपन। कंपाउंडिंग यानी कि उपशमन, इसमें होता क्या है कि जो अपराधी हैं उसको फ्री कर देते हैं, बेसिकली होता है यस और नो। बाकी सब में क्या हो रहा है, बाकी सब में भी तो अपराधी को थोड़ा बेनिफिट ही दे रहे हैं, या तो पूरा फ्री कर रहे हैं या फिर उसकी सजा को कम कर रहे हैं, मतलब उसके प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं। तो ऐसे प्रोविजन जो अभियुक्त के प्रति सिंपैथी दिखाए उनको लो एक साथ में। इसी साथ साथ आप चीजों को भी कंफ्यूज नहीं करोगे कि भाई 306 की पार्डन है तो वहां पर आंसर प्रेसिडेंट मत लिख के आ जाना। एग्जाम में पूछा गया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 306 में पार्डन कौन ग्रांट करता है, 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन प्रेसिडेंट भी था। अब हमारे तो मस्तिष्क को हमने समझा रखा है यार, आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति करता है। अरे ये मेरा आंसर तो एकदम करेक्ट है, टिक करके आगे। घर पे आए बाद में पता चला यार सीआरपीसी के 306 में कहाँ पार्डन, वो तो आर्टिकल में आता है। तब तक देर हो चुकी होती है, चिड़िया आपका खेत चुग के जा चुकी होती है, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, इन चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। छोटी चीजें होती है लेकिन आपके रिवीजन को बहुत शानदार बनाती है ये। अब देखो, तो ये 54 55 के कंप्यूटेशन का पॉइंट रहेगा। आते हैं समझते हैं इसको बेरेट की लैंग्वेज से। जो पॉइंट हमने आज की और कल की क्लास में बेसिकली डिस्कस किए हैं ना, वही पॉइंट आपको बेरेट के फॉर्मेट में यहां पर क्या है, मिलने वाले हैं। अब बेरेट में क्या लिखा हुआ है, 53 के अंदर आपके ये 6 तरह के अलग अलग पनिशमेंट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। उसके बाद में 53A की अगर मैं बात करूं तो 53A में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। इतना ही याद रखो, ट्रांसपोर्टेशन निर्वासन का मतलब होता है आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, बाकी इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगली बात आ जाती है 54 पे, क्योंकि देखो ये जो 53A है ना, ये अब अनएक्टिव हो चुका है, अनएक्टिव हो चुका है, कोई इसका मतलब नहीं रहा है अब, क्योंकि हमने तो इम्प्रिजनमेंट फॉर उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो जब कन्वर्ट कर दिया तो बाकी तो कुछ रोल रहा ही नहीं इसका। 54 और 55 ये बड़े इंटरेस्टिंग है। 54 में क्या हो रहा है, डेथ सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, लघुकरण कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं।
और 55 में जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का जनरल मतलब होता है आपकी अंतिम सांस तक, टिल द एंड ऑफ लाइफ। इसका मतलब कभी नहीं होगा 14 साल, इसका मतलब कभी नहीं होगा 20 साल। अरे वो तो हमने सेक्शन 57 में पढ़ेंगे, वहां पर फ्रैक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल किया है, अदर कोई पर्पज नहीं है उसका 20 साल का। ऐसा नहीं है कि किसी को व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली है इसका मतलब वो 14 साल सजा काट के बाहर आ जाए, 20 साल सजा काट के बाहर आ जाए। हाँ, ये बात अलग है कि उसका व्यवहार अच्छा होता है तो सरकार कई बार उसको समय से पहले फ्री कर देती है, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन सामान्य रूप से ये प्रावधान रहेगा। तो डेथ सेंटेंस को क्या किया जा सकता है, ऑफेंडर की कंसेंट के बिना किसी भी दूसरी पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 55 इम्प्रिजनमेंट फॉर जो लाइफ है उसको हम अपराधी की कंसेंट के बिना कोई भी ऐसा इम्प्रिजनमेंट जो 14 साल से ज़्यादा का नहीं होगा उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन कन्वर्ट करेगा कौन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब हम अभी समझ चुके हैं, 55A में उसका मीनिंग दे रखा है। ये जो 54 और 55 हैं इसको हमें CRPC के सेक्शन जब तक 433 से कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। लेकिन एक बात बड़ी यहाँ पर क्लियर हो रही है, डेथ सेंटेंस है किस में कन्वर्ट कर दी जा सकती है, किसी भी अदर सेंटेंस के अंदर। अब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा, लेकिन वहां जाके पढ़ेंगे CRPC के अंदर तो आपको रेस्ट्रिक्शन मिलेगा। दैट्स वाई ये टॉपिक परफेक्टली हमें तब समझ में आएगा जब ये 54, 55, 55A के साथ में हम सेक्शन 433, 34 के प्रोविजन को भी साथ साथ स्टडी करेंगे। 57 जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आता है, जैसे आपने अबेटमेंट पढ़ा, अबेटमेंट कहीं कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि मैक्सिमम सेंटेंस का 1/4, 1/4, किसी का 1/2, तो करोगे किसका 1/2? हर किसी इंसान की कितनी आयु होती है हमें कोई पता थोड़ा ना हो सकता है। कोई 80 साल जीता है, कोई 120 जीता है, कोई 130 जी लेता है और कोई 40 में ही मर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे केसेस के अंदर फ्रैक्शन ऑफ टर्म को के केस में आपको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को 20 साल मानना है। जहां पर आजीवन कारावास की बात होगी कितना मानेंगे, 20 साल। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो रीड विद सेक्शन 511, सेक्शन 511 के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। चलिए, अब ये जो आपके आगे के प्रोविजन है 58 और 59, ये बेसिकली जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन वाली सजा थी उसके संबंध में प्रावधान थे, लेकिन चूंकि डिलीट हो चुके हैं। सेक्शन 60 सेंटेंस में बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। सजा जो कारावास की जो सजा सुनाई जाएगी वो कठोर दंडादेश की हो सकती है, साधारण की भी हो सकती है, बेसिक बात है। मतलब यहां पर सेंटेंस किस तरह की होगी उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। मजेदार बात यह है आधी आधी भी हो सकती है, पार्टली पार्टली। टोटल 10 साल की सजा सुनाई, 6 साल आपको क्या करनी पड़ेगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट बेयर करनी है, 4 साल सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 60 में लिखा हुआ है पार्टली पार्टली हो सकता है। ये पार्टली पार्टली शब्द कहीं और भी आया था, याद हो तो याद करो, सेक्शन 36 पार्टली बाय एक्ट, पार्टली बाय ओमिशन। किसी व्यक्ति को आपने इस तरीके से मारा है, आधा तो कार्य करके आधा उसका लोप करके। याद है मैंने आपको जेलर का एग्जाम्पल दिया था। जेलर अपने जिस कैदी को, जिसकी जिम्मेदारी उसकी है, उसको एक तो खाना नहीं देता है, ओमिशन, और उसको पीटता भी है। तो पीटना और खाना नहीं देना दोनों के एक्ट मिलने से, एक्ट और ओमिशन के मिलने से क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई है। तो यहां पर भी ऐसा पॉइंट आएगा सेक्शन 60 का, बड़ा सा सिंपल सा पॉइंट है। 61 और जो 62 है ये कभी किसी जमाने में 4 फीचर से जुड़े हुए पॉइंट हुआ करते थे, समप्रहण से जुड़े हुए सब पॉइंट हुआ करते थे। लेकिन अब समप्रहण की जो सजा है वो आपके 4 सेक्शन के अलावा किसी 5वें सेक्शन में भी मिलती नहीं है, इसलिए उसका कोई खास वर्थ नहीं रहा है, कोई रोल स्पेसिफिकली नहीं रह गया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो प्रोविजन आएगा फाइन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब फाइन को लेकर 2 बातें। पहली बात तो ये कि मोस्ट ऑफ सेक्शन के अंदर, कुछ सेक्शंस में आपको तो फाइन का अमाउंट दे रखा है कि फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज, जैसे सेक्शन 290 निकालना तो वहां पर वो चीज मिल जाएगी आपको। लेकिन मोस्ट ऑफ, लगभग 90% ऑफेंस की पनिशमेंट वाले सेक्शन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, या तो इतने साल की इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ये आपको भाषा वहां मिलेगी कि या तो इतने टाइम का कारावास हो या जुर्माना हो या दोनों हो।
मतलब जुर्माना कितना हो इसके बारे में पता नहीं है। तो इसको लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। ऐसी मानसिकता रही थी आईपीसी को बनाने वालों के माइंड में, इसलिए उन्होंने पहले से ही सेक्शन 63 डाल दिया। यहां पर उन्होंने कहा कि भाई अमाउंट जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, कितना भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। ये हमें नहीं भूलना है कि हम जो प्रावधान पढ़ रहे हैं वो जनरल प्रावधान है, और जनरल प्रावधान और स्पेशल प्रावधान के अंदर हमेशा किसको माना जाएगा? स्पेशल प्रावधान को माना जाता है। ठीक है, तो हुआ इस बात को लेकर कि जहां पर हमारा ये पॉइंट था कि फाइन जो है असीमित हो सकता है, अनलिमिटेड, लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? एक्सेसिव का मतलब है, सपोज करो मेरी बाइक चोरी हुई, बाइक कितने की थी? 50,000 की थी। ठीक है, अब जिस चोर ने चुराई वो चोर पकड़ा गया, उसको 379 में सजा मिली थी। 379 में लिखा हुआ मे एक्सटेंड टू 3 ईयर और फाइन, 3 साल तक की कारावास और जुर्माना हो सकता है। अब जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। जब बाइक की 40,000 की है तो 40,000 से बियॉन्ड जाने का तो मतलब ही नहीं होता जुर्माना लगाने का, है ना। तो उसके केस में आपको एक देखना है कि वाकई में उस व्यक्ति को नुकसान कितना हुआ, एक आकलन करना है, एनालिसिस करना है, और उसके आधार पर, उसके बेसिस पर यह तय किया जाएगा कि फाइन का अमाउंट कितना होगा। अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ये ठीक उसी तरीके से हुआ कि मैं किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दे रहा हूं कि यार तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं यहां पर अपने एम्प्लॉय से करवाता हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उस अथॉरिटी से भी एक्सीड जाके काम कर ले, उसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकता ना। वही चीज यहां पर मिलेगी आपको 63 के अंदर। ओके, अब देखो आगे के जो प्रोविजन आएंगे ना, उनको पढ़ते समय अपने माइंड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखना। छोटा सा कॉन्सेप्ट किस बात का? कि भाई फाइन अगर नहीं पे करोगे, जुर्माना नहीं चुकाओगे, तो आपको अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या देगा 64 के अंदर? सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। जुर्माना नहीं चुकाया है तो आपको सजा काटनी पड़ेगी। बेसिक बात लिखी हुई है, कुछ भी इसके अंदर स्पेसिफिक नहीं आएगा, सीधा सा पॉइंट है। पढ़ते हैं इसको। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। हर उस अपराध में, देखो यहां पर भी दो कैटेगरी बन रही है। आपको कुछ अपराध ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको इंप्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, दोनों है। कुछ अपराध आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर सिर्फ फाइन है, ओनली फाइन। ये ओनली फाइन से रिलेटेड आपको एक होमवर्क छोटा सा जरूर यहां पर दे देता हूं मैं। ये होमवर्क आपका बेसिकली जब आप आईपीसी के ऑफेंस को पढ़ोगे ना तो उसको एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगा। हमारे आईपीसी के अंदर जितनी भी अलग अलग सजाएं दे रखी है, इंडियन पिनल कोड के अंदर जितनी भी अलग अलग तरह की पनिशमेंट दे रखी है, उन पनिशमेंट के अंदर ये 4 फैक्टर आप जरूर थोड़ा ऑब्जर्व रखना माइंड के अंदर। 4 फैक्टर कौन कौन से? देखो, ये है आपकी सेंटेंस, सजा। वापस सुन लो, ये बॉक्स को फिल करूं उससे पहले एक बात अपने माइंड में सेट कर लो। इंडियन पिनल कोड पढ़ते समय, ऑफेंस की सजा वाला प्रोविजन पढ़ते समय, जब आप उसकी लास्ट लाइन देखोगे तो उसमें कितनी सजा मिलेगी इसके बारे में लिखा रहता है। सजा उसको कारावास है तो कितने टाइम तक का कारावास होगा, इंप्रिजनमेंट होगी, फाइन के बारे में दोनों होंगे कि नहीं होंगे, ये बातें दे रखी होती है। ठीक है, अब उसी को लेकर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। यहां पर आपको कुछ फाइंड आउट करना है। आपको ऐसे ऑफेंस फाइंड आउट करने हैं जहां पर ओनली लाइफ या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ओनली इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगा। सिर्फ क्या है? आजीवन, सिर्फ आजीवन कारावास की सजा और कुछ नहीं, ओनली इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। हालांकि मिट्टू सिंह का जो एक जजमेंट था स्टेट ऑफ पंजाब के विरुद्ध, तो उसके अंदर आईपीसी की धारा 303 सेक्शन 303 को सिर्फ इस ग्राउंड पर डिलीट कर दिया गया क्योंकि वहां पर सेंटेंस की हियरिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, सजा कितनी देनी है उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया वहां से। ठीक है, कहा गया कि भाई सजा कितनी मिलनी चाहिए ये हक है, ये एक फेयर ट्रायल का सिद्धांत है, और फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा है तो वो प्रोविजन अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो यहां पर भी ऐसा आपको चीज मिलेगा, ओनली इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ,
क्योंकि हम सब जानते हैं इम्प्रिजमेंट लाइफ का मतलब क्या होता है कि टिल द एंड ऑफ लाइफ, जब तक जीवन है तब तक। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये तो क्या हो गया, केवल आजीवन कारावास वाला पॉइंट। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको यह भी मिलेगा ओनली रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट। केवल क्या है, जो आपका कठोर दंडादेश कहो या सश्रम कारावास कहो, वो ओनली रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट, कठोर दंडादेश, मतलब आप पर आपको पनिशमेंट में लिखा हुआ मिलेगा द रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर और मोर। आप देखना रेप वाले ऑफेंसेस के अंदर कई बार कई जगह पर ये चीज मिल जाएगी, आपको स्पेसिफिकली दे रखा है कि इसके अंदर रीगरस इम्प्रिजनमेंट, और जहां पर लिखा गया है वहां पर कोर्ट चाहकर भी कभी भी आपको रीगरस की जगह सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे ही नहीं सकता। इसका फर्क कहां पर, जो सजा आपको वहां पर मेंशन कर रखी है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक आई थी नील नितिन मुकेश की मूवी आई थी, उसमें उसके गाड़ी का कोई ऐसा मामला था, उसका फ्रेंड उसकी गाड़ी में बैठा था, फ्रेंड्स के पास से ड्रग्स मिल गए थे। फाइनली सब कुछ मतलब सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन एक आधा कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ, तो भी उसको कम से कम 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि लॉ में ऐसा प्रावधान लिखा हुआ था कि मिनिमम इतना जेल होगा ही होगा। तो वहां पर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट का डिस्कशन भी वहां चलता है जहां तक उनको लिमिट दे रखी है, उससे कम वो नहीं जा सकते, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो ओनली RI, केवल कठोर दंडादेश, वो वाले प्रोविजन भी आपको मिलेंगे। एक आपको प्रोविजन मिलेगा जहां पर लिखा रहेगा ओनली SI, साधारण कारावास, ये भी आपको मिलने वाला है। ये मैं आपको आपके माइंड के अंदर, एक पता है इसको कहा जाता है कि ब्रेन के अंदर पहले से फिट करना कि ये चीज मिलने वाली है। आपने एक ऐसा जंगल जो नहीं देख रखा है, मैं कह रहा हूं उस जंगल के अंदर आपको इतना बड़ा एकदम वाइट पेंटिंग वाला एक पेड़ दिखेगा, उसके बाद थोड़ा आगे जाओगे तो इतनी बड़ी बड़ी पत्तियों वाली चीज दिखेगी। फिर आप जंगल में जैसे ही एंट्री करोगे ना, तो आपको उसको देखते ही आपका माइंड क्लिक करेगा, अच्छा हाँ ये वही वाइट पेड़ है, वाइट पेंटिंग वाला पेड़ है। ऐसा हमारे ह्यूमन माइंड के साथ होता है। तो मैं बस वही कर रहा हूं। आपको ये वाला पॉइंट भी मिलेगा जहां पर आपको सिर्फ आजीवन कारावास की सजा दे रखी है। आपको ये पॉइंट भी मिलेगा जहां पर सिर्फ रीगरस इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, अब रीगरस इम्प्रिजनमेंट कितने टाइम का होगा? एक बात बताओ, जिस तरीके से मैंने ये पॉइंट कहा कि ओनली लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये पॉइंट तो थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ है। हो सकता है एक एप्रोप्रिएट मुद्दा आए तो सुप्रीम कोर्ट है जो इसके जो सेक्शन है उनको बारे में भी सोचे कि भाई यहां पर सेंटेंस की हियरिंग नहीं हो रही, ये असंवैधानिक है। लेकिन एक ये बात यहां पर लागू हो रही क्या? RI और SI, RI और SI तो कितनी भी हो सकती है, किसी भी ईयर्स की हो सकती है। अगर किसी केस के अंदर 7 साल तक की RI है तो 7 साल तक तो कुछ भी हो सकता है, तो वहां उसको मौका मिल रहा है। इसलिए ये थोड़ा मामला जरूर डाउटफुल है, ये थोड़ा जरूर डाउटफुल है, क्योंकि ये आपके मतलब सेंटेंस हियरिंग के प्रिंसिपल को, सजा की सुनवाई के सिद्धांत को गड़बड़ कर रहा है। लेकिन यहां तक की बात है, यहां पर कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यहां पर तो क्या होता है, यहां पर आपको 0 से लेकर जो भी मैक्सिमम एज दे रखी है वो होगा इसके अंदर मैक्सिमम। अब 0 भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। अब एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे जहां मिनिमम भी मिलने वाला है। तीसरा ओनली SI, और चौथा है ओनली फाइन। ओनली फाइन, सिर्फ आपको जुर्माने की सजा, सिर्फ आपको क्या मिलेगी, जुर्माने का पॉइंट मिलेगा वहां पर आपको, ये चीज। तो कहने का मतलब यूं है कि जब हम लोग देखो, पहली बात तो पनिशमेंट डायरेक्टली तो याद करनी ही नहीं है हमें। पनिशमेंट जो है वो डायरेक्टली याद करनी ही नहीं है। हमें तो बस ये कि कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें इस तरह की पनिशमेंट मिल सकती है, इन तरह की हमें क्या मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अच्छा, जहां पर कहीं पर भी आपको ये वर्ड मिले, मे एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट वगैरह, मे एक्सटेंड टू, तो वहां पर इतना सा ही फर्क है। वहां पर क्या है, वहां पर आपको सेंटेंस हियरिंग का ऑप्शन मिल रहा है। उस केस में LI की सजा दी जा सकती है, और शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ लिखा हुआ है, तो फिर ये मामला इसमें आ जाएगा। तो ये मैंने आपको 4 कैटेगरी बनाई है। ये 4 कैटेगरी आपको डेफिनेटली मिलेगी, और इसमें एक चीज आपको और मिलने वाली है, वो है मिनिमम पनिशमेंट। एक तो आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली आपकी जो टेबल है ना, ये फुलफिल होगी।
इस टेबल के अंदर जब आईपीसी आप कंप्लीट कर पाओगे और आपके में से वो स्टूडेंट जो वाकई में थोड़े से डेडिकेटेड होंगे वो इस टेबल को फिल करेंगे, वो इस टेबल को भले एग्जाम्पल लिखे, कुछ एक ज्यादा नहीं लिखे, कम से कम 4-4 5-5 सेक्शन ही लिखे। आपको पता है कई बार किसी भी मामले को चैलेंज किया जाता है इलीगलिटी ऑफ सेंटेंस के आधार पर। इलीगलिटी ऑफ सेंटेंस मतलब जो सजा है वो अपने आप में बिल्कुल कानूनी प्रावधानों के विपरीत है, यही पॉइंट है इलीगलिटी ऑफ सेंटेंस। जो बात दे रखी है उसके बियॉन्ड जा नहीं सकते, दे दिया है तो गलत है, उस पॉइंट को लेकर। सिमिलरली यहां पर और सिमिलरली यहां पर, तो इस टेबल को जरूर नोट करके रखना, यही टेबल आपके लिए क्या वर्कआउट बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगला पॉइंट इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक आपको ये भी चीज मिलेगी इसके अंदर कि मिनिमम पनिशमेंट, ये प्रोविजन भी मिलेगा, मिनिमम इंप्रिजनमेंट, कम से कम, नॉट लेस देन, कम से कम कारावास। अब यहां पर भी आपको जो केस मिलेगा अलग अलग प्रोविजन। आप अगर सिंपली सर्च मारोगे ना ये वर्ड को लेस देन, अगर ये शब्द भी आप आईपीसी के पीडीएफ में सर्च मारोगे तो वो सारी परिस्थितियां आपको मिल जाएगी, ज्यादा नहीं है, 12-14 है, 12 और 14, जहां पर आपको इसके बारे में जिक्र कर रखा है कि इस अपराध के केस में इससे कम सजा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है, एक बार आइए जरा भागते फटाक से आ जाइए सेक्शन 304 बी पर, 304 बी पर आइए सेक्शन पर, और उसके अंदर देखिए पनिशमेंट वाले पोर्शन को देखना और कुछ नहीं, पनिशमेंट वाले पोर्शन पे बात करना है और कुछ नहीं करना है। यहां पर हमें ये बात दे रखी है, इसके आ जाओ सेकंड पॉइंट पर, 304 बी, 304 बी डॉवरी डेथ की बात कर रहा हूं मैं, इसका पहला नहीं जो आपका सेकंड सबसेक्शन वो देखो, वो एवर कमिट डॉवरी डेथ, जो कोई भी दहेज मृत्यु कारित करेगा वह शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, ऐसी अवधि के लिए कारावास, विच शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर, 7 साल से कम नहीं होगी, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन उसकी सजा कितनी हो सकती है, आजीवन कारावास तक हो सकती है। तो मिनिमम कितनी है 7 साल, अधिकतम कितनी है एलआई। तो यहां पर आपको कुछ प्रोविजन ऐसे भी मिलेंगे जो इस बारे में डील करते हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी स्मार्ट टेक्निक बताऊं, अगर आपने आईपीसी की रेंज याद कर रखी है, इंडियन पिनल कोड की रेंज, अलग अलग चैप्टर वाइज रेंज याद कर रखी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस पार्ट को भी, जो भी आप सेक्शन निकालो ना, उन सेक्शन को चैप्टर वाइज डिवाइड करो, चैप्टर वाइज डिवाइड करना है। जैसे कि यहां पर सपोज करो पब्लिक सर्वेंट से जुड़ा हुआ ऑफेंस आ रहा है, इसके अंदर फिर बॉडी से जुड़े हुए कौन कौन से ऑफेंस में आ रहे हैं जहां पर मिनिमम सेंटेंस है, फिर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कितने, संपत्ति, प्रॉपर्टी यानी कि चैप्टर 17, उससे जुड़े हुए कौन कौन से पार्ट है। हमेशा ये जो पीडीएफ से आप सर्चिंग वाला तरीका अपनाते हो ना, उसको अरेंज मैनर में लिखो, चैप्टर वाइज लिखो, भले चैप्टर का नंबर ही लिख रहे हो लेकिन लिखो, ताकि उससे आइडिया रहता है कि ये चीज इसी के अंदर आ रखी है। हो सकता है, सुनना इस बात को, हो सकता है, अब इसकी कंफर्मेशन तो आपको लेनी है, आपको पीडीएफ में आज ये काम करना है, सर्च मारना है। मैं तो ये कह रहा हूं हो सकता है कि पूरी आईपीसी के अंदर सिर्फ ये 3 चैप्टर ही हो जहां पर मिनिमम पनिशमेंट का जिक्र हो सकता है ऐसा। अब ये बात सच है या झूठ, ये आप लोगों को कंफर्म करनी है आज के सेशन के बाद में। तरीका मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ निकालना, डाउनलोड कर लेना नेट से, ये वर्ड सर्च मार देना लेस देन, तो आपको उन सारी जगहों की जानकारी मिल जाएगी जहां पर मिनिमम पनिशमेंट दे रखी है। मिनिमम पनिशमेंट देने का मतलब ये होता है कि वो ऑफेंस अपने आप में गंभीरता है, गंभीरता से रचा गया है, उसको सीरियसनेस के साथ हमने उसको क्या किया है, क्रिएट किया। ठीक है, तो वो देखना, और क्या पता ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको कहा है ये सच भी हो, फाइंड आउट करना। मुझे नहीं पता अभी सच है या झूठ, आई डोंट नो, ये तो आपको कंफर्म करना है कि मिनिमम पनिशमेंट वाले ऑफेंस कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर जनरली पनिशमेंट नहीं आती, लेकिन जो ये इस तरह का क्राइटेरिया होता है ना, डेथ वाली है, ओनली इम्प्रिजनमेंट लाइफ या ओनली फाइन वाली है, वहां पर ऐसी चीज होती है। एक मजेदार फैक्ट आपको बताता हूं, हमारे पूरे आईपीसी के अंदर अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि सबसे कम सजा कहां है,
कम से कम कारावास की सजा कहाँ है, तो वो मिलेगी आपको 510 के अंदर। 510। एक ड्रंकन व्यक्ति, शराबी व्यक्ति अगर पब्लिक प्लेस पर इस तरह से होल्ला वगैरह करे, परेशान करे किसी चीज को लेकर, तो 24 घंटे 24 आवर्स के लिए उसको हम क्या कर सकते हैं, कारावास में डाल सकते हैं। ये सबसे मिनिमम पनिशमेंट है आईपीसी के अंदर, सेक्शन 510 के अंदर सबसे मिनिमम पनिशमेंट है। इंटरव्यू का पॉइंट होता है, कई बार इंटरव्यू क्या करते हैं, इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं, तो आपसे वो चीजें पूछी जाएगी थोड़ी सी डिफरेंट हो, जो थोड़ी सी अलग हो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और ये जो मैंने आपको कुछ टास्क दिए हैं, इनको करने का चैलेंज एक्सेप्ट करना। फिर आपसे मुलाकात होगी इसी एपिसोड के नए एंगल को समझने के लिए। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें। सी यू सून, हैव अ ग्रेट टाइम।